नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज हम शिक्षक टेट परीक्षा से संबंधित बाल विकास का यह चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आगामी आपके लिए परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आगामी समय में आपको आ सकते हैं। साथियों, देखा जाए तो यहाँ पर हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का यह पेपर कवर करेंगे और इसी प्रकार से अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें अधिक से अधिक वीडियो आपको प्राप्त होंगे और साथ में स्पेशल वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो साथियों, जिसमें चैप्टर वाइज आप समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो पेपर लगा रहे हैं उन्हीं के चैप्टर को भी हम समझा रहे हैं और साथ में जो वीडियो भी ला रहे हैं विभिन्न सब्जेक्ट के। तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हमें सजेस्ट कीजिएगा किस टॉपिक से लाए, किस विषय का लाए और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 30 में से। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद करते हैं। तो साथियों, यह प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। चलिए हम इनके जवाब जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो साथियों, राइट आंसर है इसका ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अपराधी बालक कौन से हो लिखते हैं? जो असामाजिक कार्य में लिप्त रहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं? तो मध्यस्थ चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर। तो इसका सही आंसर जाता है सी, स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है। स्मिथ के शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को? स्मिथ के शिक्षण की त्रिध्रुवी किसे माना जाता है? प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना जाता है? अभिभावक, शिक्षक या शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम को? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों बी, शिक्षक को जाता है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का या हल का? तो स्टेटमेंट है यह, आप अच्छे से ऐसे याद कर लीजिएगा साथियों। वुडवर्थ ने यह स्टेटमेंट दिया था। राइट आंसर बी, वुडवर्थ। तत्परता का नियम किसे कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया है। पॉवलव किसने दिया था? पॉवलव ने, एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो साथियों, इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया था तत्परता का नियम। तो बिल्ली पर यह प्रयोग किया था और किस प्रकार से तत्पर रह करके उसने सीख लिया था, मछली के को खाने में प्राप्त किया था। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं रॉस के अनुसार? तो साथियों, इसका राइट आंसर जाता है बी, 3 प्रकार के संवेग होते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए? तो साथियों, इसका जो सही जवाब जाता है बी है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है और इसी के तहत अब शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत आरटीई एक्ट के तहत ही टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि रिपीटिशन का भी कार्य चल रहा है। हो सकता है कि शिक्षकों को यह परीक्षा ना देना पड़े। और चलिए खैर, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि प्रमोशन में हमारे शिक्षक साथियों को यह काम आएगी। प्रमोशन अब बिना टेट के नहीं होंगे। तो साथियों, यहाँ पर अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? तो साथियों, अभिप्रेरणा आप सभी को पता होगा, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? 14 होती है। और इसे किसने दी थी अभिप्रेरणा? जो कि, तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, मैकडूगल। तो आपको यह भी ध्यान रखना, मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती है, जिसमें किसने दी थी? मैकडूगल ने यह प्रवृत्तियां दी थी। लेकिन यहाँ पर पूरा प्रश्न पूछा गया अभिप्रेरणा की व्याख्या,
जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है तो मैकडूगल का है। और जन्म जो प्रवृत्तियां होती हैं वो 14 होती है, और ये प्रवृत्तियों को भी किसने दिया था? प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, आदत। तो जन्मजात नहीं, यहाँ पर पूछा गया है। तो भूख जन्मजात है, बच्चे जन्म से ही। प्यास भी है, नींद भी है, लेकिन आदत नहीं, हैबिट बाद में लगती है। तो जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका राइट आंसर सी, आदत। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? तो सही आंसर है छात्र केंद्रित। हालांकि अभी जो शिक्षा चल रही है वह छात्र केंद्रित है, ये बाल केंद्रित शिक्षा। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार होता है कितने पॉइंट? 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है। तो अगर किलो की बात करें तो 3 किलो, 3.14 किलो के समथिंग रहता है, यानी 3 साढ़े 3 किलो के बीच में रहता है। तो एक स्वस्थ बालक का जो वजन होता है 3 किलो, इसमें पॉइंट में पूछा गया है। तो राइट आंसर जाता है साथियों बी, 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न दिया है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल है, टरमैन है, थॉर्नडाइक है, वर्ट है। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों सी, थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। आपको ध्यान रखना है, बहू घर में लाना है, तो यदि बाल सफेद हो गए तो क्या करना पड़ेगा? डाई, यानी बुढ़े नहीं लगना चाहिए, यंग दिखना चाहिए, तभी बहू आएगी। तो बहू कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, इनके से थोड़ा सा लॉजिक है, ट्रिक है, इसके माध्यम से हमारे शिक्षक भूलेंगे नहीं। बहू कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहू कारक में आपको याद रखना है, बहू लाना है, तो बाल सफेद हो जाएंगे तो बहू नहीं आएगी, यानी शादी नहीं होगी। तो क्या डाई, यानी डाई करना होगी, काले बाल काले रखना होंगे। ये आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हमने पहले जो पढ़ाया है तो उस पर ये ट्रिक बनाई थी, तो अभी हमें ध्यान आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न, आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत पूछा जाता है। एनसीटी, एनसीटी के तहत ही निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लाया गया। कोर्स भी निर्धारित करती है पाठ्यक्रम एनसीटी। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। बी है नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका सही जवाब जाता है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। किससे संबंधित है यह? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर जाता है ए, वैदिक काल में। उपनयन संस्कार किसमें किया जाता था? वैदिक काल में। और ये 16 जो संस्कार होते हैं उसके तहत उपनयन संस्कार। साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न देखना है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, या आत्मनिर्भरता पैदा होगी? तो इसका राइट आंसर जाता है डी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी, यानी सेल्फ डिफेंस डिपेंड होगा, और यह छात्रों में स्वयं करना चाहिए। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? जन्मजात अभिप्रेरक पूछा गया है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर इसका जाता है जो ऑप्शन दिए, निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। तो क्रोध बाद में सीखता है बच्चा, जानते ही नहीं है।
खेलना भी जन्मजात नहीं जानता, प्रशंसा नहीं, लेकिन निंद्रा सोने का जरूर जानता है। सोना, मुस्कुराना, रोना, ये आते हैं जन्मजात के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन दिया है निद्रा यानी सोना। तो राइट आंसर है 17 का ए, निद्रा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाता है सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। राइट आंसर है सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर जा रहा है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोइड के वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली एवं प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले एवं लंबे शरीर वाले, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है 19 का डी, इनमें से कोई नहीं आते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, बीमारी से ग्रसित बालक इसके अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालकों को के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं? डी इसका राइट आंसर जा रहा है साथियों, इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं, नहीं, इनमें से सभी। क्योंकि विशिष्ट के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं जो सामान्य से भिन्न है। सामान्य से भिन्न पिछड़ा बालक भी आता है, मंद बुद्धि बालक भी आता है। तो सामान्य बालक को छोड़ करके, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी ही आते हैं, प्रतिभाशाली हो चाहे मंद बालक हो या पिछड़ा बालक, यानी सामान्य से हटकर क्या कहलाते हैं? विशिष्ट। और विशिष्ट के अंतर्गत प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, पिछड़ा, ये सभी आते हैं। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस, वुडवर्थ ने। तो सही आंसर जाता है बी, स्किनर ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो सही आंसर इसका जाता है साथियों डी, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान किसका का अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षर को बालक किस उम्र के में पहचानने लगता है? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों 4 वर्ष की आयु में जानने लगता है। लेकिन यह पुराने अकॉर्डिंग है, अब तो बच्चा और भी जल्दी जानने लगता है अक्षर को, लेकिन पुराने उसके अकॉर्डिंग यह 4 ही इसका राइट आएगा, क्योंकि अब और भी अपडेटेड बच्चे आ रहे हैं, बच्चे की बुद्धि हो रही है, जो बच्चे नवीन बच्चे पैदा हो रहे हैं। चलिए अगला यहाँ पर हम देख रहे हैं, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता किसे हैं? तो साथियों इस पर हमने वीडियो भी बनाया, पूरा फुल वीडियो बनाया है बुद्धि से रिलेटेड। तो इसका सही अब आंसर जाता है, जैसे कि ऑप्शन दिए हैं, स्टर्न, बिने, टर्मेन और इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता इसमें पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर जाता है ए, स्टर्न। एलेक्सिया क्या है? इस पर भी हमने स्पेशल वीडियो बनाया अधिगम अक्षमता का, और यह प्रश्न भी आ गया है, एलेक्सिया क्या है? तो साथियों पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इसका राइट आंसर जाता है सी, सीखने की अक्षमता। तो साथियों आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके यह वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, और भी विभिन्न स्पेशल वीडियो आ रहे हैं। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालक की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या बहरे बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं? तो सी इसका राइट आंसर है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 और 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? सही जवाब है बी, 1920। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अधिकतम मानी जाती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 वर्ष। प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 28 का राइट आंसर जाता है सी, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो साथियों, प्याजे ने जो अवस्थाएं बताई वो है 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। तो इनमें से तीसरी अवस्था पूछी गई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका स्पेशल वीडियो हम ला रहे हैं साथियों। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो साथियों, आईक्यू का भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे कि जड़ बुद्धि वाला पूछा गया है और इसका जो ऑप्शन दिए 111 से 120 यानी 110 से 120, 90 से 110, 70 से 80 या 71 से कम यानी 70 से कम। तो जड़ बुद्धि बालक का इसमें पूछा गया। तो राइट आंसर साथियों जाता है डी ऑप्शन 71 से कम, क्योंकि वैसे तो मोस्टली देखा जाए तो जड़ बुद्धि जो रहती है वो 0 से 25, लेकिन इसमें 71 से कम यानी 0 तक जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर रहेगा 39 का ये। 91 से 110 तक के बीच में सामान्य बुद्धि बालक रहते हैं। 71 से 80 के बीच में पिछड़ा मंद बुद्धि से और पिछड़े बालक आते हैं। और यहाँ पर 101 से 111 से 120 प्रखर बुद्धि वाले आते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि। तो इसका यहाँ पर फिलहाल ये पूछा था जड़ बुद्धि, तो इसका राइट आंसर है डी। गर्भ में बालक की को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन, 390 दिन, 460 या 150 दिन का समय लगता है। तो साथियों, 9 माह का समय लगता है बालक को विकसित होने में और यहाँ पर आप इससे जजमेंट लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट, यानी 280 दिन, और 280 दिन ही इसका राइट आंसर है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा हम किस टॉपिक पर लाएं और आपके कितने आंसर आ रहे हैं। और साथ